नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। संत शिरोमणि रविदास जी लिख गए हैं, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब वे जाति पाति से दूर रहने की सख्त सलाह देते थे। ये अलग बात है कि इस वक्त उन्हीं के नाम के सहारे एक खास जाति को लुभाने का प्रयास हो रहा है। बहरहाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिले के बड़तुमा में संत रैदास जी के मंदिर का भूमि पूजन करने आए थे। वहां तो सभा का निमित्त जाहिर है कि नहीं बनना था, तो उसी जिले की हवाई पट्टी वाले कस्बे ढाना में उन्होंने सभा की। उन्होंने भाषण में केंद्र की उन सारी योजनाओं का जिक्र किया जो दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए सरकार चला रही। अपनी सियासी रैलियों में जैसे वे उपमेय और उपमानों के साथ विपक्ष पर हमलावर होते हैं, आज उनका वो अंदाज तो नहीं था। बस वे इतना ही तंज कर गए कि पुरानी सरकारों को कई योजनाएं सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आती थी, और ये भी कहा कि मुझे गरीबी समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यह भी कोई बताने की बात तो नहीं है कि इशारा राहुल गांधी की ओर ही था उनका। खैर, अभी 2 दिनों पहले उन्होंने संसद में जो दम से कहा था उसे आज अक्षरशः उच्चारित तो नहीं किया, लेकिन दोहराते हुए इतना कहा कि इस मंदिर का भूमि पूजन मैं कर रहा हूं और 1.5 साल बाद रैदास जी के आशीर्वाद से इसका शुभारंभ करने भी मैं ही आऊंगा। यानी उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने का पूरा इत्मीनान है। आज बात करेंगे इसी मसले पर कि दलित वोट बैंक इससे कितना सधेगा। जिस बुंदेलखंड में भाजपा अभी तक तो अपर हैंड है, अभी तक तो से आशय मेरा पिछले चुनाव तक है, वहां को लेकर बीजेपी की इतनी फिक्र की वजह क्या है? मोदी जी के पूरे भाषण में एमपी सरकार की किसी भी योजना का जिक्र क्यों नहीं था? साथ ही यह भी कि भाजपा के इतने बड़े बड़े नेताओं के हाथ में ही क्या लगातार रहेगी एमपी के चुनाव की कमान? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, पहले सागर के बड़तुमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भूमि पूजन, फिर उसी जिले के ढाना में बड़ी सभा करने पहुंचे मोदी के जहन में बुंदेलखंड के 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटें या 4 लोकसभा सीटें ही नहीं थी। उनका लक्ष्य संधान 1 करोड़ जनजाति समाज की जनसंख्या या एमपी की वे 35 विधानसभा सीटें भी नहीं थीं जहां जनजाति समाज की एकमात्र दावेदारी होती है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य समूह था देश भर का जनजाति समाज, जिनमें एससी और एसटी दोनों शामिल। उन्होंने आज के अपने भाषण में बहुत ज्यादा कुछ विपक्ष पर हमला तो नहीं बोला, सिर्फ यही कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ चुनाव के मौके पर ही योजनाओं की शुरुआत करती थीं, जबकि उनकी सरकार दलित, वंचित, कमजोर वर्ग के लिए लगातार योजनाएं चला रही। विपक्ष पर उन्होंने इतना तंज जरूर किया कि मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, मैं आपके ही बीच से आया हूं। गरीबी समझने के लिए मुझे कोई किताब पलटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों संसद में दिखाए गए अपने आत्मविश्वास को एक चरण और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं ही इस मंदिर का भूमि पूजन कर रहा हूं और संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं ही इसका शुभारंभ करने 1-1.5 साल के बाद आऊंगा। ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं, और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। कांग्रेस भी समझती है कि बुंदेलखंड की अहमियत क्या है।
और ये भी समझती है कि इस इलाके में होने वाले कार्यक्रम में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद के नेता आते हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में पिछली बार के चुनाव में भी बीजेपी आगे थी और बाद के उपचुनाव के बाद तो और आगे हो गई। कांग्रेस के लिए इलाका गणित के कठिन सवाल जैसा तो इस बार भी है, लेकिन उसे दो वजहों से उम्मीद लग रही है। पहला, पुरानी और नई बीजेपी के बीच का तालमेल। दूसरा, इस बात को लेकर कि दलित आदिवासी वर्ग अभी भी कांग्रेस से छिटका तो कम से कम नहीं है। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे। वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सागर में हुए इस आयोजन से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बुंदेलखंड के हर चुनाव में दलित वर्ग का वोटर ही गेम चेंजर होता है। इसी इलाके में उन संत शिरोमणि रैदास जी का मंदिर बन रहा है जो कहते हैं जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के बाद रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न पा। रविदास कहते हैं जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। चुनाव के बहाने ही सही लोग जुड़ रहे हैं, ये क्या कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है गोविंद मालू, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है गोविंद जी का। और तीसरे मेहमान हैं योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगीराज जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर आज करेंगे गोविंद मालू जी से। तो मालू साहब, कितना आपको लगता है कि क्या असर हो गया, पूरी दलित बहुल सीटें कब्जे में आ जाएंगी, केवल यहाँ की या देश भर की, या क्या इम्पैक्ट क्या हुआ आज के कार्यक्रम का? प्रवीण जी, ऐसा कोई ध्येय लेकर, ऐसा कोई टारगेट लेकर या ऐसा कुछ हम उसकी फलश्रुति लेकर काम नहीं करते। हम तो संत महापुरुषों, ये भूमि सांस्कृतिक हमारा राष्ट्र है, हम उसमें विभिन्न तरह के संस्कृति सभ्यता है, कई महापुरुष अपनी बात गए, हम उनको लेकर बड़े संजीदा भी हैं और हम उनकी प्रेरणा से जीना और जीने की अपनी आस्था भी रखते हैं और हम चाहते हैं कि इस निमित्त ये मंदिर का निर्माण की कल्पना आई। और इसमें ठीक है कि वाल्मीकि हो या रैदास हो, किसी उनके जो अनुयायी थे वो जाति के रूप में जाने गए, लेकिन हमारा ध्येय है कि उनकी वाणी कबीरदास हो, रैदास हो या वाल्मीकि जी हो, उनकी वाणी, उनके कहे गए आख्यान हम सबको प्रेरणा देते रहें। एक सांस्कृतिक हमारा जो अधिष्ठान है, हम उसके निमित्त ये काम कर रहे हैं। हमें कोई इसमें इसके पीछे कोई वोट या कोई जाति विशेष या इसको करना ये ध्येय नहीं। ठीक है। ये भूपेन जी, आप लोग व्यर्थ परेशान हो रहे हो भाई। ये लोग तो संतों का पूजन, आचमन और इस सब में लगे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि इनका कोई चुनावी मंतव्य है, ऐसा नहीं है, ऐसा गोविंद मालू जी बोल रहे हैं। गोविंद मालू जी तो महान है, इनके दर्शन मात्र का फल है। ये जो है, इस बात को जरा इन्होंने गौर नहीं किया कि इनकी वही पार्टी है जो जी तो कहते हैं कि जात को जात न मानिए, और इन्होंने फरमाया था उज्जैन के सिंहस्थ में कि दलित संतों बनाई जाए और उन्हें जो है अलग घाट पे नहलाएंगे, सामान्य आदमी को अलग। जब बहुत प्रवीण आया, हम लोगों ने जो है इसका विरोध किया, फिर जो है चांदी की थालियों में खाना खिलाने लगे। तो जो जातियों तो में लोग कहते हैं कि संत की कोई जात नहीं होती, उसमें भी कहते जो लोग, वो लोग जो है संत रैदास से उनका क्या तारतम्य, संत रैदास की वाणी से उनके क्या तारतम्य, संत रैदास के जो है क्या संबंध, केवल वोट का। और वोट उस क्षेत्र में तो कम से कम नहीं मिल सकता। पर जो है रैदास के भक्तों के मुंह पर मानव मल लगाया जा रहा। क्या किया है दरपुर की घटना में, इनसे पूछ तो ले। कितने दलितों को सताया जा रहा है इसी विखंड की भूमि पर,
कितने दलितों के साथ इनके कार्यकर्ताओं ने जो है रेप किया, क्या हुआ था सागर में, ठीक है, ये बताएं तो जरा। पूछ लेंगे सर। अभी तो आज तो पूरा वक्त ही वक्त है, एक बार योगी राज जी को इन कर लेते हैं। ये जो बात पूरी कर लीजिए भूपेंद्र जी, फिर योगी राज जी के पास जाएंगे। करिए पूरी। ये जो परिस्थिति, ये केवल नारा लगाने से, मंदिर बनाने से हो जाएगी। आज जो है आप एयर पट्टी पर, जो हवाई पट्टी पर जो चुनावी सभा कर रहे हैं, किसी ने की है क्या? 75 साल इस देश में सरकारें हो गई हैं। ये पहले प्रधानमंत्री जी हैं, इसके पहले जो है इन्हीं की पार्टी में बनी थी जब सरकार, मोरारजी भाई, उनने करी। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत वक्त दिया पहले सवाल में, माफ कीजिए। एक बार योगी राज जी को इन करता हूँ। इस बीच पीसीआर साथियों से कहूंगा, कुछ ऑडियो में, दोनों मेहमानों के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, को अगर संभव हो सके तो उसे व्यवस्थित करें। योगी राज जी, ये जो यूपी का बुंदेलखंड है, वहाँ भी ये बहुत कब्जे में है, बीजेपी के कब्जे में है। मतलब बहुत सारे जिले, अगर मैं बताऊं तो झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। एमपी के बुंदेलखंड में भी बहुत ऐसा नुकसान उनको नहीं है। फिर इतने बड़े आयोजन के लिए सागर वजह चुनने की आपको क्या लग रहा है, वजह क्या लग रही है कि कुछ इस बार वीकर सेक्शन है क्या बीजेपी का? नहीं, देखिए, बीजेपी तो हर उस वीकर सेक्शन पर ध्यान दे रही है जो उसके लिए ज़रूरी है। और बुंदेलखंड उनकी प्रायोरिटी पे इसलिए है क्योंकि ये जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, दलित वर्ग से, वो ना केवल बुंदेलखंड बल्कि आप ये ग्वालियर चंबल तक भी आप आ जाएंगे, पूरा रीवा तक भी चले जाओ आप, तो पूरा बेल्ट पूरी, हाँ, पूरी के पूरी वो बेल्ट है। और इसमें कई अंचल तो ऐसे हैं जहाँ द्विकोणीय नहीं, त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय संघर्ष भी होता है। सपा और बसपा की भी एंट्री हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है ये, और ये न केवल बीजेपी के लिहाज से बल्कि कांग्रेस के लिहाज से भी। और यदि सीटों का गणित भी लगाया जाए तो आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में करीब 35 सीटें दलित वर्ग की हैं और 47-47 के आसपास ट्राइबल बेल्ट की। मतलब 80-85 सीट तो इनकी 100 सीटें मान लो आप, जहां इनका प्रभाव तो रहता है, भले रिजर्व ना हो लेकिन प्रभाव है। 100 सीट बची, 16 सीट बस। तो मतलब यदि आपने दो वर्गों को साध लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी 80% चुनाव की नैया पार हो गई। और 2018 में ये दलित वर्ग परंपरागत रूप से कांग्रेस का वर्ग रहा है। सागर और बुंदेलखंड की भी बात करें तो भी वहां दलित वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि बीजेपी इतने साल सत्ता में रही थी। लेकिन 2018 के बाद बीजेपी ने इसी वीकर चीज को पकड़ा और आप देख लिए कि आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए मतलब एक तरह से ताबड़तोड़ प्रोग्राम उन्होंने चलाए। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि आदिवासियों के लिए तो पैसा एक्ट और तमाम तरह की घोषणाएं उन्होंने करी। बिरसा मुंडा को भगवान बना दिया, टंटिया मामा भीड़ हो गए, और तमाम तरह की कमलापति रेलवे स्टेशन है, दुर्गावती है, बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए। आज मोदी साहब ने उनका जिक्र किया, उन नामों को लिया बिल्कुल एमपी के। तो ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है ये ट्राइबल और दलितों का। तो ये बीजेपी इन चीज़ों पर ही फोकस कर रही है क्योंकि उनको पता था कि 2018 में ये वोट उनसे थोड़ा सा छिटक गया था, और इसकी भरपाई मुझे लगता है कि बीजेपी ने करी है। चाहे वो तमाम तरह की योजनाएं लागू की हो, चाहे बहुत से उनके प्रोग्राम उनके नामों पर शुरू किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मामले में थोड़ा सा संभली है। एक बार गोविंद मालू जी के करते, गोविंद मालू जी जो बात कह रहे थे अभी योगी राज जी, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं कर लेता हूं कि एमपी में क्या क्या किया केंद्र सरकार ने, ये उन्होंने जिक्र किया। गोविंदपुरा का भी नाम आया, हबीबगंज का भी नाम आया, पाताल पानी का भी नाम आया कि ये बदले ट्राइबल के नाम पे, और ये कहा कि ये पैसा पहले कभी नहीं हुआ, मोदी जी ने कहा। लेकिन जब वो योजनाएं गिना रहे थे तो स्कूल की बात कर रहे थे तो एकलव्य विद्यालय उनके मुंह से उच्चारित हुआ जो सेंट्रल प्रवर्तित है। बाकी भी नल जल योजना का भी जिक्र किया, वो सेंट्रल का भी है। जल जीवन मिशन सेंट्रल का है, प्रधानमंत्री आवास सेंट्रल का है। तो स्टेट की एक भी योजना नहीं गिना गए। लाडली बहना का जिक्र कर देते जो आप मुफ्त में बांट रहे हो, अभी बहुत पैसा था। क्या वजह लगती है आपको स्टेट का नाम नहीं लिया उन्होंने? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पे माननीय कहा, और उन्होंने निश्चित ही करने का सवाल किया है और जो वो प्रधानमंत्री हैं, तो अगर हम मध्य प्रदेश की योजनाओं की बात करें, केंद्र की नहीं करते, तो आप लोग कहते हैं कि ये तो चुनाव इतनी केवल यहाँ की योजनाओं की गिना रहे हैं। अलग अलग मंचों पर उन्होंने यहाँ की योजनाओं की बहुत प्रशंसा की है और उसको लागू कर। आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं मिल पा रहा है माली साहब।
या दूसरा, देखिए दूसरा कई सारी योजनाएं जो केंद्र द्वारा है उसका सीधा लाभ इन सब वर्गों को मिल रहा है, पिछड़े, दलित, वनवासी सभी लोगों को मिल रहा है। तो उसका जिक्र करना एक राष्ट्र के जो हमारे प्रमुख हैं प्रधानमंत्री जी, उनका कर्तव्य है और उन्होंने किया। और ये तो चुनावी नहीं, मैं आपत्ति तो उठा ही नहीं रहा हूं सर, मैं आपत्ति थोड़ी उठा रहा हूं, मैं तो केवल एक अपनी जिज्ञासा का मतलब जिज्ञासा का समाधान चाह रहा था, आपत्ति नहीं कर रहा हूं। हमने कहा ना, हमें सटीक रूप से हम एक सामाजिक समरसता का को हमारा तो हम करते हैं, अलग अलग सामाजिक समरसता के, हम जातिवाद में भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें समरस करने के लिए, हम तोड़ने के लिए वोट बैंक नहीं समझते। ठीक है, भूपेन जी को इन कर लेते। ठीक है सर, सप्लीमेंट्री भी ले लिया आपसे, आप मालू साहब सप्लीमेंट्री भी ले लिया आपसे, भूपेन जी को इन कर लेते। भूपेन जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे इस सवाल को, मेरे इस सवाल को कि अधिकतम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया केंद्र की, और ये कह सकते थे भाई केंद्र की योजना, लेकिन जब उन्होंने हमारे एमपी के बहुत सारी स्थानों का भी जिक्र किया, लेकिन एमपी की एक भी योजना का जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री। इससे पता लगता है कि यहाँ की सरकार पे उनका कितना भरोसा है कि वो वोट नहीं डाल सकती। भले योगी राज जी कह रहे हो कि बहुत काम हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत काम हुआ है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस सागर में वोट कहाँ से लोगे जहां पर एक जिंदा तालाब की गई है सरकार, पानी नहीं बचा उसमें। आपने सागर देखा होगा, सागर का तालाब देखा होगा आपने तो प्रवीण जी? बेशक देखा है सर। देखे, पूरा सुखा दिया उसको, उसमें करोड़ों रुपया खा गए ये कैसे उसका जवाब देंगे? और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बात स्वीकारी कि रैदास जी का उनको जो है एक वक्तव्य याद रहा कि जब पेट में लोगों के अन्न पहुंचता है, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो इसके लिए उन्हें थोड़ा आगे बढ़ के धन्यवाद देना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार ने जो भोजन का अधिकार कानून बनाया, उस कानून के तहत आज गरीबों के पेट भर रहे हैं, आज गरीबों के पेट तक अनाज पहुंच रहा है। और उन्हें इतना गरीब बना दिया गया है कि इन 10 सालों के अंदर कि वो संख्या जो है 15 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ हो गई है। लेकिन जो है उस कानून को धन्यवाद दे दें जिसकी मजबूरी में इन्हें अनाज खिलाना पड़ रहा है लोग को, ये कहना चाहिए। इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं मालू जी की जो है अलग घाट पर लहलाने के लिए जो है सूची क्यों बनवाई थी दलित संतों की, चिट्ठी निकाल कर इन्होंने, ये जो है ये पाखंड। बोल दीजिए मालू जी, बोल दीजिए भाई, जो जवाब देना चाहते हैं दे दीजिए। मुझे रविदास के पंथ को मानने वाले लोगों के लिए आपने भी बड़े, अरे बिल्कुल बोलने देंगे भाई, मैं किस मालू जी बोल, सरकार में कहा था 1 लाख रुपया बना कर देंगे। अरे मालू जी बोल लेने दे। अरे मालू जी का उस वक्त ऑडियो प्रॉब्लम आ गया था, तो इतना तो मार्जिन दे देते हैं भूपेन जी, उस वक्त रुक गई थी। मालू जी बोलिए, जल्दी बोलिए, पर भूपेन जी की बात सुनेंगे पूरी। ये हम लोग पाखंड नहीं थे कि हमने योजना का बोल दिया और कुछ नहीं किया। आप तो सिंहस्थ में आपने दलित संतों की जो है क्यों लिस्ट बनवाई थी, ये बताओ जरा। देखो अभी अलग घाट से नहलाने के लिए, इसका जवाब तो दो आप। ये सम्मान कर रहे थे संतों का। सबसे बड़ा, अरे भाई जवाब जिसका पूछ रहे हैं वो तो दे दो, एक बात का जवाब पूछ रहा हूँ वो तो दे दो। केवल वोट बैंक आपने उज्जैन में जो है सिंहस्थ में क्या किया था दलितों के साथ, दलित संतों के साथ? बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप हरा चुके हैं। ठीक है, संविधान अब तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं सर। पर्याप्त मौका दे दिया आपको कि ताकि आपकी जो भड़ास है वो निकल सके एक दूसरे के प्रति। एक बार इन कर लेते हैं हम योगीराज जी को। योगीराज जी, सही बात कह रहा हूँ मैं। अरे सर ठीक है, मैं तो भड़ास तो निकल जाने दो, इनकी निकाल दी आपने। अरे दोनों की निकल गई सर, एक साथ ये भड़ास में अंताक्षरी हो जाएगी। इसी अंताक्षरी में शो खत्म हो जाएगा सर। आ जाऊंगा, अभी वक्त है। योगीराज जी को निकलता हूँ। योगीराज जी, ये एक पूरा फैक्टर जो है आज जो उन्होंने जो एड्रेस किया, इससे बिल्कुल क्लियर था उनकी बात। ये भले माने नहीं माने कोई भी व्यक्ति, लेकिन क्लियर था कि उनका टीजी कौन है। किस थोड़ा प्रकाश डाल दें इस पे कि जो है दलित संतों की इनने जो है सूची क्यों बनवाई थी और उस पे क्यों नहला रहे थे आप? चलिए योगीराज जी से भी प्रकाश डलवा लेंगे। मेरे सवाल पे प्रकाश डाल दीजिएगा, भूपेन जी के भी डाल दीजिएगा। मेरा सवाल ही पूरा नहीं हो पाएगा। योगीराज जी, सवाल मेरा ये था कि उन्होंने ट्राइबल पे भी बात करी, SC ST दोनों पे फोकस करते हुए कहा, और जाहिर बात है कि उनका जो अंदाज था वो 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा था।
देखिए, मोदी जी तो अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं, उनको तो पता है कि उनको 2024 में की तैयारी उनकी चल रही है। अच्छा, भूपेन जी कह रहे थे कि योगी राज जी से भी प्रकाश डलवा लीजिए। अब बिजली मुफ्त देने का वादा कांग्रेस कर रही है, प्रकाश मुझसे डलवा रहे हो आप। लेकिन फिर भी अच्छा, माने उनकी गवर्नमेंट आएगी तभी डालोगे आप प्रकाश? नहीं, हम तो डालते ही रहते हैं साहब। अच्छा, लेकिन हमारे प्रकाश को मानते हैं कहाँ? हमने तो इसके पहले ही भी डाला, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। हाँ। तो कुल मिला के बात है, देखिए, इस दौर में यदि कोई ये कहता है कि साहब हमारे टारगेट पर कोई जातिवादी नहीं है, हम तो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं, तो उससे झूठी बात तो कोई होती नहीं। ठीक बात। क्योंकि सारी राजनीतिक दलों के टारगेट पर यही दो लोग हैं, और पूरे देश की भी राजनीति आप देख लो, आप दलित, आदिवासी और पिछड़ा, ये सारे राजनीतिक दलों के माई बाप हैं। इनके बिना किसी भी राजनीतिक दल का एक कदम नहीं चल सकते, और बल्कि होड़ मची रहती है कि अब आपने ये किया तो अब हम ये कर देंगे। ये कुछ भी आप राजनीति में आप प्रतिस्पर्धा करते रहें, लेकिन एक बात जरूर है कि जब 100 करोड़ का मंदिर बनता है और जब दर्जनों नदियों का जल आता है, उसका स्नान होता है, मिट्टी आती है जगह जगह से, तो एक माहौल तो बनता है, और वो माहौल बनता है, और वो माहौल अब यदि चुनाव में वोटों में यदि कन्वर्ट हो गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बीजेपी को 2018 में डेंट लग चुका है, और इसी वर्ग से लगा है। इसलिए उस बीजेपी ने उस चीज को पकड़ा कि उनकी दोनों वर्ग से लगा, SC ST दोनों से लगा था, दोनों से लगा था, और तगड़ा डेंट था वो। हाँ बिल्कुल। आप ये देखो कि 75% वोट गया था कांग्रेस के पास, ये दोनों वर्गों का, वो ये बहुत बड़ा वर्ग था, लेकिन उसको रफू कर लिया बीजेपी ने। मालू साहब, रफू हुआ है? आपको लग रहा है कि ये डेंट की गुंजाइश अभी भी है, इसीलिए इतनी पूरी ताकत लगा दे रहे हो आप लोग? देखिए, हम आर्थिक उन्नयन के प्रति, इनकी सामाजिक तो बढ़ने के प्रति, और जो कांग्रेस अत्याचार की उसको वापस फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लगातार सामाजिक समरसता का बीड़ा उठाए हुए हैं। इस वर्ग के लिए जो हम कर सकते हैं हमने सब किया है, और ये वर्ग ऊपर आकर और आज समाज में बराबरी के दर्जे पर आया है। इन्होंने तो न राजनीतिक उनको कोई भागीदारी दी, बल्कि उनको दलील किया, जगजीवन राम जी हो या सीताराम केसरी हो या मध्य प्रदेश। कहाँ अतीत की तुरपन उधेड़ रहे हो सर? आप तो ये बता दो कि वो जो डेंट लगा था वो रफू हो गया क्या? डेंट नहीं लगा, हम रफू और डेंट की बात नहीं करते, हम तो समाज को ज्यादा समृद्ध करके हमारा जनाधार वहां और बढ़े, हम उस समाज के लिए और क्या कर सकते हैं वो हम हमारे बहुत ही निर्मल मन से हम काम करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति किसी भी समाज के लिए नहीं करते हैं प्रवीण जी, जो ये करते हैं कि बस ये 2 वोट बैंक 3 वोट बैंक, हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब भूपेन जी को बहुत देर से भूपेन जी के पास नहीं गया, वो बोलना भी चाह रहे थे, उनको शिकायत भी थी मुझसे। मालू साहब, अब भूपेन जी को इन कर लेते हैं। तो भूपेन जी ये नहीं करते हैं भाई किसी जाति जनजाति समग्र के लिए काम, ये समभाव से काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हो ये सब गुणाभाग आप लोग कर रहे हो। हम लोग तो सब कुछ हैं ही। ये जो रफू जो है आदरणीय योगी राज जी ने देख लिया है, उस रफू को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं पड़ रही मालूम साहब, रफू हो गया है। अब आपसे मैं 2 बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने देश में एक बहुत बड़ी नौटंकी की थी, जैसी अभी की है, और जिसका जिक्र जो है योगी राज जी कर रहे थे। इनने एक नौटंकी की थी कि लोहा इकट्ठा किया था पूरे देश से, लाखों टन लोहा इकट्ठा हुआ, उसको कहाँ बेच खाया ये बता नहीं रहा मालू जी। अभी ये मिट्टी बेच के खा जाएंगे जो मंदिर के नाम पे इतने इकट्ठी की हुई है। अभी सुन तो लो, चिल्लाओ मैं सुन लो, सीखो भाई। मालू जी, हाँ सुन लीजिए। देखिए भाई, आप बोल रहे थे मालू जी, तो हमने भूपेन जी को रोका था। सुन लीजिए भूपेन जी की बात, सुन लीजिए मालू जी प्लीज। हाँ बोलिए भूपेन जी, बोलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का लोहा कहाँ बेच खाया? जो चौटाई के बारे में चर्चा करो, वो तो जो है मूर्ति तो आपने चीन से बनवा ली, मूर्ति तो आपने चीन से बनवा ली, लोहा कहाँ बेचा है इसका तो जवाब दो। कितने पैसे में बिका वो लोहा? ये जो मालू जी सुन लीजिए, मालू जी सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। मालू जी बात पूरी हो जाने दीजिए भूपेन जी। ईमानदार लोगों को आपने कभी खेल करोगे ये भी जनता जानती है। कितने गरीबों को आप योजनाओं में वो भी लोग जानते हैं। ईमानदारी की धारा तो आपने पे दी, जनता पार्टी मालू जी प्लीज, फिर आपकी बारी आएगी तो भूपेन जी लगातार बोलेंगे तो बिल्कुल शोर मच जाएगा। भूपेन जी की बात पूरी हो जाए, वो दर्शकों को समझ तो आए कि भाई विद्वान लोग बैठे हैं तो किस मसले पे डिस्कस हो रहा है। भूपेन जी बात जल्दी पूरी करिए, फिर मालू जी के पास जाएंगे।
मालूम साहब एकदम उछाट मार गए बिल्कुल जो है। अभी इनसे हमने कुछ सवाल पूछे नहीं। इसी क्षेत्र में जो है बुंदेलखंड पैकेज की लूट की जो 3,700 करोड़ की आप लोगों ने, और जो है बकरियों तक में खा गए, वो बछड़ों तक में खा गए पैसे, उसका जवाब मांग रहे हैं यही गरीब लोग, जिन गरीबों के नाम पर टसुए बहा रहे हो आप, जिन गरीबों के नाम पर आप बातें कर रहे हो, उनको जो है बकरियां सप्लाई करनी थी, उसमें भी माल सूद दिया आपने। उनको जो मुफ्त बिजली दी गई थी उसके पैसे वसूल लिए आपकी प्राइवेट कंपनियों ने, जिनको आप वहां पर ले गए थे बुंदेलखंड में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आपकी लूट अंतहीन है, आपकी ठगी अंतहीन है, और आपके आंसू अंतहीन है। घड़ियालों एक बार योगी राज जी को इन कर लेते हैं सर, स्लिप हो रहा है वक्त। योगी राज जी को इन कर लेते हैं। आंसू निकलने लगते हैं। भूपेंद्र यदि वक्त रहा तो आऊंगा, योगी राज जी को इन करते हैं। योगी राज जी, इतने बड़े बड़े नेता, बड़ा जो भी कार्यक्रम बीजेपी का हो रहा है, जो भी प्लान वे में हो रहा है अभी तक, जो भी शिवराज जी जो कर रहे हैं, सीएम रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, और कलेक्टर और ये सब भीड़ भी ला दे रहे हैं पर्याप्त, लेकिन जो प्लान वे में बीजेपी का कैंपेन की शक्ल में हो रहा है उसमें बड़े नेता आ रहे हैं। तो ये मान के चला कि अब पूरी कमान आगे भी लगातार इन्हीं के हाथ में रहेगी, यही तय करेंगे दिल्ली। बिल्कुल रहेगी। और आप देखो 6 महीने पहले बीजेपी की बहुत पॉजिटिव स्थिति थोड़ी थी, और अभी भी बीजेपी की जो रिपोर्ट सेंटर में पहुंची है उसी के दम पे तो आला कमान यहाँ पे एक्टिव कर रहा है इसे। हाँ, उन्होंने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होम की। तो डेफिनेटली यदि उनको लगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है तो उसको कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। और मैं फिर भी ये कहता हूँ, यदि मान लो सेंटर की लीडरशिप भी यहाँ आती है और स्टेट की लीडरशिप भी यदि कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है, और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इसमें बुराई वाली बात क्या है? हाँ, जाहिर बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। मैं आपकी जो वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, तीनों मेहमानों का यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और इससे मैं सहमत हूँ भाई, इसमें कोई बुराई नहीं। कमान किसके हाथ में होती है इससे किसी को भी, और खासतौर पर आम लोगों का क्या लेना देना है। नतीजे यदि अच्छे आते हैं तो भी वो आम लोगों के लिए फायदेमंद होंगे या नहीं, वो तो पार्टी के लिए फायदेमंद होते हैं अमूमन। तो फिर हमको तब तक करना पड़ेगा इंतजार, कमान जिसके भी हाथ में रहे, जिस भी पार्टी के पास रहे, नतीजे आपके लिए कितने फेवरेबल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।